नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया, ठीक। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर नंबर 4 न्यू सिलेबस के हिसाब से इन 11th क्लास केमिस्ट्री का। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है। हम करने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर। फिजिक्स का चैप्टर और केमिस्ट्री के थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके लिए जब आप इसको करें ना, तो एटलीस्ट 15-20 दिन गैप रखना, पहले डाइजेस्ट कर लेना या केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, उसके बाद नेक्स्ट पे जाना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो मीनिंग तो दोनों की सेम है, बट सीधी सी बात है, उनके टर्म्स कॉन्सेप्ट्स दोनों के हिसाब से थोड़े से अलग अलग है। तो वो तो खैर जब आप करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। ओके, तो आज शुरू करते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स जो है वो बहुत वास्ट टॉपिक है। मैंने देखा हुआ है बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी आ जाती है ना, समझ नहीं पाते, क्योंकि इतने सारे टर्मिनोलॉजीज इसके अंदर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी, बाप रे बहुत सारे हैं, ठीक है। ज़रूरी भी है, इसके लिए कुछ बच्चों को ये चैप्टर वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर लगता है अगर समझ में नहीं आया तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चैप्टर आसान बना के दूँ मैं, और आपको कुछ भी टफ लगे नहीं। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करके हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज के टॉपिक की शुरुआत हो रही है हमारी इंट्रोडक्शन से, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स को लेकर। तो थर्मोडायनामिक्स से पहले मतलब क्या है वो देखो देखो। थर्मोमीटर आता है। थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर मेजर करता है ना। तो थर्मो वर्ड क्या आया? अच्छा, टेम्परेचर क्या होता है? अपनी बॉडी में जब फीवर आता है तो मतलब हीट जनरेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो उसको मेजर करते हैं कितनी हीट जनरेट हुई है, ठीक है। तो बेसिकली थर्मो का मतलब ही होता है हीट, ठीक है। तो हम लोग ये चीज बोले कि थर्मो प्लस डायनामिक। ओके, थर्मो मतलब क्या होता है बच्चा? हीट। और डायनामिक मतलब क्या होता है? यू कुड से फाइन मोशन, ठीक है। तो हीट जो मोशन करती है, ठीक है, उसको हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। मैम हीट भी मोशन करती है क्या? हाँ, हमारे रेगुलर एक्टिविटीज में आप देख लो। अब अगर गरम गरम चाय लेके आते हो, ठीक है, और आपने उसको जब रखा तो क्या करो, ठंडी होने के, सीधा सीधा गर्म पियोगे तो जीभ जल जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ठंडी होने के, ठंडी। अब क्या आप उसको एसी में रख रहे हो क्या? नहीं ना, ठीक है। ठंडा हम लोग उसको नॉर्मल रख देते हैं, ठीक है। उसकी हीट जो है वो कहाँ चली जाती है? आसपास वाले एरिया में चली जाती है, और हमारी चाय ठंडी हो जाती है। करते हैं। अच्छा, कभी ठंडा ठंडा चिल्ड पानी की बॉटल आपके पास आई है, इतनी चिल्ड पानी तो अपन नहीं पी पाएंगे, क्योंकि दांतों के ऐसे सेंसिटिव फील होता है। तो हम क्या करते हैं, यार बहुत ठंडी है, थोड़ी सी ना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, यहाँ गर्म हो जाए, ऐसा बोलते हैं। अब सीधी बात है, आप उसको कोई गैस पे तो रख नहीं रहे हो गर्म करने के लिए, आपने उसको बाहर रख दिया, ठीक है। धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? डाउन होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या हो रहा है, चिल्ड चीज जो है उसको भी हम पर नॉर्मल टेम्परेचर में ला रहे हैं, गर्म चीज जो है उसको भी अपन नॉर्मल टेम्परेचर में ला रहे हैं। तो टेम्परेचर में लाने का मतलब क्या है कि हीट जो है, ठीक है, हीट जो है वो इन दोनों ऑब्जेक्ट्स में, फिर वो चिल्ड पानी की बोतल हो जाए या गर्मा गर्म चाय हो जाए, ठीक है, उनकी हीट जो है वो फैल रही है, मोशन में है। तो यही हीट जो स्प्रेड होती है, जो मूवमेंट करती है, जो मोशन करती है, उसको अपन कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। आया था समझ में? ओके। अब नॉर्मली बच्चे बोलेंगे अच्छा इतना ही है ना मैम, तो ठीक है ना, इसका मतलब तो ऐसा ही हुआ ना। ओके, द मोशन ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई कॉन्सन या फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स। बंद किताब, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो ये तो आपने सिर्फ बहुत हल्की हल्की बात बोली, ठीक है। ये हीट कैसे ट्रांसफर होती है, क्या होता है, इट्स अ वेरी वास्ट 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 टॉपिक, ओके। और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो इत्मीनान से बैठिए, लेक्चर को एंजॉय कीजिए, नोटबुक लेइए, और नोटबुक लेके जो जो चीज़ आपको लग रही है इंपॉर्टेंट, डू नोट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखो, कुछ टर्म्स पहले समझ लेते हैं। तो थर्मोडायनामिक में आपको है ना 3 टर्म्स हमेशा आएंगे: सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं, अपना वाला सिस्टम। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के सिस्टम की, ठीक है। तो क्या है भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपको टर्म्स को ध्यान देना है: सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ठीक है। अब सिस्टम मतलब क्या? कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, कैमरा में जल्दी फोकस करो, तो क्या होता है मेरे को बताओ। हम उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं, रील्स पे बहुत चल रहा है ना, कैमरा मैन जल्दी फोकस करो, ठीक है। तो क्या होता है, आसपास की चीजें सारे ब्लर बता देते हैं वो वीडियो के अंदर,
ठीक है, रील के अंदर और जो भी ऑब्जेक्ट होता है, फिर वो बंदा है, बंदी है, बाइक है, कार है, जो भी है, वो ऑब्जेक्ट पे ही ठीक है फोकस किया जाता है। दैट इज द सिस्टम, ठीक है, और कुछ नहीं, यही तो है। ठीक, तो कैमरामैन जल्दी फोकस करने का मतलब यह है कि सिस्टम एक छोटा सा पोर्शन है, इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है, जिसपे आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। आज आप मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, तो मैं, मेरा बोर्ड आपके लिए क्या हो गया, सिस्टम, क्योंकि आपका यहीं पे ही कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, आज इस कमरे में मैं आपको करवा रही हूँ, आपको लेक्चर दे रही हूँ मैं, तो इस कमरे के बाहर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता है। मेरे लिए आप और मेरा कमरा, मेरा बोर्ड, ये सब चीजें मिलके क्या हो जाती है, सिस्टम हो जाती है। बात समझ में आई? सिस्टम मतलब कि एक कॉन्क्रीट चीज, ओके, जिसपे फंक्शन होता है, ठीक है, जिसपे काम होता है। बात आई समझ में? ठीक है, जैसे कि अगर आप देखो, हम कहते हैं ना, अरे वो तो मेरा सोलमेट है, ठीक है, तो आपकी उम्र में तो अभी तो सब हो ही जाते हैं ना, क्लास में बैठे बैठे आप सपने देख लेते हैं, ठीक है, वो मेरा सोलमेट है, ये मेरा ये है। अब इतने सारे बच्चे हैं, है ना, ठीक है, चलो अब थोड़े आते हैं, ठीक है, इतने सारे बच्चे होते हैं, आपको इतने सारे बच्चों में एक पे ही नजर जाती है, अरे यार वो बंदी मेरी है ना, कबीर सिंह की तरह, वो मेरी बंदी है, ठीक है, इतनी सारी बंदियां नजर आ रही तुम्हें, बट नहीं, वो वाली बंदी मेरी है। दैट मीन्स कि बाकी सब क्या हो गया, ब्लर हो गया, ठीक है, बस वो कबीर सिंह को, वो कियारा आडवाणी जो है वही उसकी फोकस थी, तो उसके लिए क्या हो गई, सिस्टम, ठीक है, तो उसके लिए हो गए सिस्टम। तो सिस्टम का मतलब कि एक ही जगह पे फोकस होता है, एक ही जगह पे कंसंट्रेशन होता है, या उसी पे ही सारे के सारे जो हमारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं सब उसी पे ही लागू होते हैं। ठीक है, अब आई थिंक क्लियर हो गया। ओके, तो फिर सराउंडिंग मतलब क्या, सराउंडिंग मतलब कि आसपास की जगह। अच्छा, बिना सराउंडिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है, समझ रहे हो, बिना सराउंडिंग सिस्टम पॉसिबल नहीं है। कैसे, देखो, आज अगर आप एक कमरे में बैठ के मेरा लेक्चर देख रहे हो, ठीक है, सुन रहे हो, आपके आसपास आपका पूरा ध्यान मेरे यहाँ पर है, ओके, अगर आपके आसपास, ठीक है, बिल्कुल शांति है, वो परेशान करने वाला ना छोटा भाई है, ना बहन है, ना आ रहे ना जा रहे, कोई नहीं है, आराम से बैठे हो, ठीक है, तो आपका सराउंडिंग कैसा है, आपका वातावरण कैसा है, आपका वातावरण आपके काम को सूट कर रहा है, मतलब कि आपको वो हेल्प कर रहा है कि जा बेटा, ठीक है, पढ़ ले ना, तो आप आराम से पढ़ रहे हो। बट यहीं पर ही अगर आप कोशिश कर रहे हो सिस्टम में बैठने की, बट कहीं पे शादी हो रही है, ठीक है, वहां पे मस्त गाना शुरू हो गया, शादी के बैंड बाज वाले, ठीक है, मैं निकला गड्डी लेके, चालू हो गया ये सब, तो ऐसे सब जब गाने वाने बजेंगे तो क्या हुआ, कंसंट्रेशन सिस्टम से थोड़ा हिल जाएगा अपना, ठीक है, क्यों हिला, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग। पहले कंसंट्रेशन नहीं हिला था, क्यों, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग। पहले सराउंडिंग में कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं था, तो आपका फुल ऑन फोकस जो था लेक्चर पे था, ठीक है। अब कहीं से आवाज आ रही है, कहीं से लड़ाई की आवाज आ रही है, कहीं से कुछ आवाज आ रही है ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है, घर में मेहमान आए हुए हैं, एग्जाम का टाइम में पढ़ाई करनी हो, घर में मेहमान आए हुए हैं, ठीक है, वो चीचू 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 बातें कर रहे हैं, ठीक है, वो डिस्टर्बेंस। दैट मीन्स कि आपके सिस्टम पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो किसके लिए पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग। बात समझ में आई? ठीक है, इसके लिए सराउंडिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू डिफाइन सिस्टम। ठीक है, सिस्टम में क्या काम हो रहा है, सिस्टम को डिफाइन करने के लिए सराउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं चीज़ों को, ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम लोग मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यूनिवर्स, ठीक है, ब्रह्मांड। अब ये ब्रह्मांड जो है वो ये वाला ब्रह्मांड नहीं है, ठीक है, ये ब्रह्मांड केमिस्ट्री वाला ब्रह्मांड है, ठीक है। तो एक चीज आपकी सिस्टम हुई, बाकी जो कुछ भी आ गया वो सराउंडिंग हो गया, इन दोनों को मिलाकर अपन क्या बोलेंगे, यूनिवर्स बोलेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, क्लियर? ओके, तो इस तरीके से आपके पास आता है सिस्टम में सराउंडिंग। आई होप कि दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। नाउ दूसरी बात, इन दोनों के बीच में, ठीक है, आज एक सिस्टम है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंस कैसे बताएंगे हम लोग, समझ रहे हो? ठीक है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में डिफरेंस कैसे बताएंगे, तो वो डिफरेंस बताने के लिए वी हैव अ वेरी थिन लाइन दैट इज नोन एज द बाउंड्री। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, बाउंड्री। ओके, अब बाउंड्री क्या आपको पता चल गया, बाउंड्री मतलब कि वो दीवार, ठीक है, वो चीज़ जो दो अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करती है। जैसे कि आपके क्लास में, आपके स्कूल में सेक्शन 11A भी होगा, 11B भी होगा, ठीक है, 11A और 11B दोनों अगल बगल में क्लास होंगे, तो इन दोनों को डिवाइड करता हुआ कौन है, एक दीवार होती है, ठीक है, जो सेक्शन 11A और 11B को अलग अलग करेंगी। बात समझ में आई? ठीक है, आज जिस कमरे में हम बैठ के पढ़ रहे हैं उसकी इर्द गिर्द आपको चारों दीवारें नजर आती हैं,
जो दूसरे रूम में लोग बैठे हुए हैं उससे आपको डिफरेंट कर लेती है, वो आपका सराउंडिंग हो गया, ठीक है। तो दूसरे रूम में जो बैठे हुए हैं उनसे आपको अलग कर लेती है वो दीवार है, तो दैट इज अ बाउंड्री। बात आई समझ में, ठीक है। तो सिस्टम और सराउंडिंग में बाउंड्री का ही फर्क होता है। ये बाउंड्री, ठीक है, ये बाउंड्री कुड बी, इट कुड बी रियल एंड इट कुड बी इमेजिनरी, ठीक है। रियल भी होती है, इमेजिनरी भी होती है। तो वो रियल, मैंने भी कहा कि दीवारें हैं तो वो रियल है, ठीक है। कॉन्क्रीट चीज़ पता है कि भाई इस कमरे से उस कमरे के बीच में दीवार आती है, ठीक है, तो वो रियल है। कई बार इमेजिनरी भी होती है। इमेजिनरी कैसे, देखो अब पानी का ग्लास लो, ठीक है। अब मेरी बात को समझो आप। जैसे कि आपने एक पानी का ग्लास लिया है, ठीक है, उसमें पूरा का पूरा यहाँ पानी भर दिया है आपने। अब ये वाली जो बाउंड्रीज है ना बच्चा, ये वाली जो बाउंड्रीज है, ये बाउंड्रीज कैसी हो गई, रियल ना, क्योंकि पानी, ये ग्लास की जो भी ऑब्जेक्ट से ग्लास, जो भी मैटर से ग्लास बना है, ग्लास ना कांच का मैटर हो गया या स्टील का हो गया, व्हाटएवर, प्लास्टिक हो गया, तो ये बाउंड्रीज अपने को दिख रही हैं, तो ये कैसी हो गई, रियल बाउंड्री हो गई। कैसी हो गई बच्चा, रियल बाउंड्री। इतना तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। अच्छा, अब आपने पानी भर दिया, पानी भरने का अगर आप देखो तो अपन को पता चल रहा है अच्छा हमने इतना ही पानी भरा है, दैट मीन्स अगर हम ये बोलते कि हमने इतना ही पानी भरा है, मतलब कि आपको पानी का लेवल पता चल गया, ठीक है। अब ये जो मैंने ब्लू कलर के बताई, जो आपको लेवल बताया, मतलब उसके ऊपर बड़ा खाली है, उसके ऊपर दूसरा सराउंडिंग आ गया, पानी नहीं है, मतलब हवा वाला आ गया और नीचे पानी है, ठीक है। तो ये जो ब्लू लाइन मैंने बताई, ये भी तो बाउंड्री हुई है ना, ये बाउंड्री हुई। इस बाउंड्री से नीचे की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इस बाउंड्री से ऊपर की तरफ एयर के मॉलिक्यूल्स है। बात समझ में आई। तो बट क्या ये बाउंड्री आप ऐसे टच कर सकते हो क्या इसको, लाइक इसको उठा सकते हो क्या, नहीं ना। तो ये कैसी बाउंड्री हुई, इमेजिनरी, ठीक है। तो ये कैसी हो गई, इमेजिनरी। तो जो ग्लास के जो ग्लास का जो शेप है, जो मटेरियल जो ग्लास बना हुआ है जिस पर हमने पानी डाला है, तो वो पूरा शेप जो बताता है दैट इज अ रियल बाउंड्री। इसके बाहर पानी नहीं जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इमेजिनरी बाउंड्री, इमेजिनरी बाउंड्री। बात समझ में आएगी बच्चों, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया कि इसके बीच का क्या डिफरेंस है। ओके, दूसरा इसके अंदर एक और टाइप आता है बाउंड्री का, एक रहता है रिजिड और एक होता है फ्लेक्सिबल, ठीक है। अभी भी आप समझ लो, देखो रिजिड दीवार है, रिजिड है ना। अगर इस रूम में आप जिसमें आप बैठे हुए हैं या क्या, ठीक है, अगर इस रूम में हम लोग 50 लोग भर दें, चलो माफ गए, 60 लोग भरेंगे, तो क्या वो लोग बैठ पाएंगे, एग्जाम्पल, क्या वो बैठ पाएंगे, क्या दीवारें ऐसा होगा कि जितने लोग भरते जाओ दीवारें दूर दूर होती जाए, इज इट पॉसिबल, नहीं ना, ठीक है। तो ये कैपेसिटी उसकी इतनी ही है, ठीक है। 50 लोग की कैपेसिटी, 50 लोग ही आएंगे, ठीक है। 60 नहीं आ पाएंगे क्योंकि इस रूम की कैपेसिटी इतनी नहीं, मतलब कि दीवारें रिजिड है, तो इतनी ही स्पेस है हमारे पास। बट यहीं पे अगर हम बलून की बात करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल, तो जब आप बलून में हवा भरते हो, जैसे जैसे हवा भरते हो बलून फूलता फूलता जा रहा है ना, स्प्रेड, तो बलून फूलता जा रहा है, तो इसका मतलब कि उसकी बाउंड्री कैसी है, फ्लेक्सिबल ना। जितने हवा के मॉलिक्यूल्स डालते जा रहे हैं हम, जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, बाउंड्री उसकी उतनी ज़्यादा स्प्रेड होती जा रही है, तो ये हो गई फ्लेक्सिबल बाउंड्री। हाँ, बट ऑब्वियसली लिमिटेशन उसके अंदर भी होगी, बिकॉज ज़्यादा करता तो बलून फट जाता है ना, होता है ये चीज़, तो वो भी तो पॉसिबल है, बट ठीक है वो अपन, मेरा जो समझाने का पॉइंट था वो आपको ये था कि भाई आप देखो कि फ्लेक्सिबल और रिजिड बाउंड्री में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो रिजिड जिसमें आपके पास स्पेस लिमिटेड है, ठीक है, और फ्लेक्सिबल जो चेंज हो सकता है एज पर द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एज पर द सब्सटेंस, कंपाउंड, वॉटेवर, एनर्जी वगैरह के हिसाब से वो अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर सकता है, उसको हम कहेंगे फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज। इतना क्लियर हुआ अच्छे से। अच्छा बच्चा, अब बाउंड्री की थर्ड कैटेगरी बता दो। देखो फर्स्ट कैटेगरी मैंने आपको बताया रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द वॉल्स, ठीक है, फिर मैंने बताया कि रियल और इमेजिनरी होता है। अब जो इम्पोर्टेंट कैटेगरी है बाउंड्री की, मैं आपसे वो डिस्कस करूँ तो बेसिकली, ठीक है, बेसिकली बाउंड्री हमारे पास, ठीक है, बाउंड्री हमारे पास दो और टाइप की होती है जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक होती है हमारे पास डायाथर्मिक और एक होती है हमारे पास एडियाबैटिक, ठीक है। मैम ये कौन से खतरनाक टर्म बता रहे हो, सुनो तो सही। देखो डायाथर्मिक, डायाथर्मिक का मतलब क्या होता है, वो बाउंड्री, ठीक है, वो बाउंड्री जिसमें से हीट एनर्जी, ओके, हीट इजीली फ्लोज,
जिसमें से हीट आराम से निकल सकती है, फ्लो कर सकती है अंदर बाहर वॉटेवर, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डायाथर्मिक। और एडियाबेटिक जो होता है इसमें से हीट डज नॉट फ्लो या कांट फ्लो, ठीक है, हीट फ्लो नहीं कर सकती है। देखो बहुत सिंपल एग्जांपल, घर के एग्जांपल दे रही हूँ आपको। आपको जब मम्मी ने चाय दी, ठीक है, वो कप में आपने जब चाय ली तो चाय गरम गरम थी, आपने उसको ठंडी करने के लिए रखा। ठंडी करने के लिए रखा इसका मतलब कि हीट जो है वो आराम से फ्लो कर रही है फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, ठीक है। बाहर का जो वातावरण है उसका टेम्परेचर कम है, ठीक है, और चाय का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो चाय ने क्या किया, अपनी हीट को बाहर सराउंडिंग में भेज दिया, ठीक है। सो लाइक वी नो हीट फ्लोज फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू द लो टेम्परेचर, तो लो टेम्परेचर में चली गई, ठीक है। तो जब वो गई तो इसका मतलब चाय क्या हो गई, ठंडी होती गई। तो वो बाउंड्री, ठीक है, जिसकी वजह से वो बाउंड्री जिसमें से हीट निकल रही है, उन बाउंड्रीज को हम क्या कहेंगे, डायाथर्मिक। बात समझ में आई, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, एडियाबेटिक। अब आपके घर पे ना स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो मिल्टन के कुछ ब्लैक बॉटल होगी या क्या होगी। अब मिल्टन वाला जो है ना वो ऐसे बॉटल्स बना लेता है, ठीक है, जो जहाँ से हीट फ्लो नहीं होती है, ठीक है। अगर आपने जब जैसे स्पेशली आपके पापा के लिए जब टिफिन बनाते होंगे या आपके लिए, तो आपके लिए ऐसे ले लेते हैं, इस पर छाछ डाल दी समझो, ठीक है। तो सुबह सुबह छाछ आपको दे दी मस्त बर्फ बर्फ डाल के, गर्मी का टाइम है, ठीक है, मेरा बच्चे को प्यास लगेगी तो पिएगा आराम से रिसेस में, ठीक है। तो क्या होता है उसके अंदर, मम्मी वो मिल्टन की बोतल लेके आ गई और उसके अंदर अब वो 7 बजे जो छाछ बनाई होगी मम्मी ने, ठीक है, उसमें बर्फ बर्फ डाली होगी। आपको अगर रिसेस को मिला है 10 बजे, तो 10 बजे तक बर्फ उसके अंदर होगी, वो छाछ उतनी ही टेम्परेचर पे होगी जितनी पहले मम्मी ने डाली थी, ठंडी ठंडी मस्त है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब है कि मिल्टन का जो जो बॉटल है, ठीक है, उसका मटेरियल ऐसा है कि उसने हीट को बाहर जाने नहीं दिया, वो अंदर ही रोक के रखा। और ना ही, ठीक है, ना ही अंदर की हीट बाहर गई, ना ही बाहर की हीट अंदर आई, मतलब कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये सिस्टम ऐसा है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता सराउंडिंग में क्या हो रहा है, ना वो अपनी चीज़ों को सराउंडिंग में भेजेगा और ना ही सराउंडिंग की चीज़ों को अपने अपने पे इम्पैक्ट होने देगा। तो ऐसी जब बाउंड्रीज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक बाउंड्रीज। बस समझ में, सेम चीज़ थर्मास करके आता है, पता है थर्मास आप सबके घर पे होता ही है, ठीक है। तो कहीं पे जाना होता है या क्या, अब चाय के तो दीवाने हिंदुस्तान में हैं ही बहुत सारे लोग, ठीक है। तो चाय जो है वो घर की चाय मस्त कड़क वाली बना के जानी है अपने को। अब अगर नॉर्मल में रख के जाओ बॉटल में या जो मग आता है तो उसमें ठंडी हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ऐसे थर्मास आता है। अब थर्मास मिल्टन का ही, मिल्टन कंपनी से बहुत बनाती है, इसके लिए आई एम गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ मिल्टन, देयर कुड बी अनदर कंपनीज, आई डोंट नो द नेम ऑफ दोज कंपनीज, मुझे मिल्टन याद है कि मेरे घर पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके अंदर ना मम्मी स्पेशली पता है कई बार हॉस्पिटल में जाना होता है, कोई बीमार होता है ना, हमारे घर वाले उनको देखने जाना होता है, तो चाय वाय उनके लिए बना के जाना पड़ता है, होता है ना कि तो तब जब वो चाय घर से बना के जाएंगे, अब सोचो कि आधे घंटे का रास्ता हो तो चाय ठंडी, चाय तो 5 मिनट ठंडी हो जाती है, तो आधे घंटे के सफर में तो पूरी ऐसे चिल्ड हो जाए ना, तो क्या करने, तो वो थर्मास में डाल के जाते हैं, और थर्मास में ना आराम से 6-7 घंटे चाय गर्म की गर्म रहती है, ठीक है ना। अगेन डिपेंड टू मटेरियल, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। तो वो गर्म रहती है, तो क्या हुआ, मतलब कि थर्मास का जो मटेरियल है वो क्या कर रहा है, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को ना अंदर आने दे रहा है और ना ही अपने टेम्परेचर को बाहर जाने दे रहा है, लेकिन ना हीट एनर्जी बाहर से अंदर आ रही है ना अंदर से बाहर जा रही है, तो हीट डज नॉट फ्लो, ठीक है, हीट कांट फ्लो। तो वो मटेरियल जो होगा, ठीक है, वहाँ और उस मटेरियल की जो बाउंड्री होगी उसको हम क्या कहेंगे, एडियाबेटिक। आई बात समझ में, इसको हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं इंसुलेटिंग, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग। अब देखो ये दोनों शब्द आपने बचपन में लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे पता मेटल्स के लिए अपन कहते हैं मेटल्स आर कंडक्टिंग, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज। तभी तो हमारे घर में लाइटें चल रही है ना, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, और फ्लो क्यों कर रही है, बिकॉज ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। यहीं पे जब हम लोगों को काम करना होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो वी ऑलवेज यूज इधर वुड का मटेरियल यूज करते हैं या प्लास्टिक यूज करते हैं, ठीक है। प्लास्टिक और वुड का मटेरियल यूज करने का मतलब क्या है, हमको गर्म ना लगे, गर्म नहीं लगे, इसका मतलब दे आता है इंसुलेटर्स, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी की एनर्जी को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को फ्लो करने नहीं देते हैं, इसके लिए हम आराम से पकड़ लेते हैं, है ना। बहुत सिंपल सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझने के लिए। अच्छा सब कुछ छोड़ दो, घर पे बर्तन होते हैं ना अपने, ठीक है, कुकर हो गया, ठीक
ठीक है। अब कुकर हो गया, कढ़ाई हो गई, तो जो पकड़ने वाली जगह होती है ना, ठीक है, पकड़ने वाली जगह होती है वो प्लास्टिक से बनी होती है ना, ठीक है। अब प्लास्टिक बनी होती है तो हम आराम से उसको यूं यूं लेके आराम से कर सकते हैं। बट जो खाना बनाने वाली जो चीज़ होती है, मतलब वो पोर्शन जहाँ पे खाना पकता है, वो कैसा होता है, स्टील का होता है, एल्यूमिनियम का होता है, कोई ना कोई मेटल का होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो हीट एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो जब वो हीट एनर्जी को अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है, इसका मतलब है कि वो बाउंड्री कैसी हो गई, वो बाउंड्री हो गई कंडक्टिंग, दैट मीन्स की डायथर्मिक, ठीक है। इसके लिए खाना पकता है और जिससे हम लोग पकड़ लेते हैं ताकि हमें गर्म ना लगे, हमें हाथ ना जले, ठीक है। तो जो हैंडल होता है, वो हैंडल पे जो प्लास्टिक लगा होता है वो क्या होता है, इंसुलेटिंग, तो हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है प्लास्टिक के अंदर, इसके लिए हम लोग आराम से उसको पकड़ लेते हैं बिना कोई रुमाल वगैरह लगाए हुए, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, इंसुलेटिंग। और ये जो पूरा प्लास्टिक का जो मटेरियल है, ये कैसे बाउंड्री क्रिएट करेगा, एडियाबैटिक। आई थिंक अब मैं क्लियर हो गई बहुत अच्छे से व्हाट इज एडियाबैटिक एंड व्हाट इज डायथर्मिक, ठीक है। तो चलो अब थोड़ा सा और आगे शुरू करते हैं लेक्चर को और देखते हैं कि अभी और क्या क्या बाकी है इसके अंदर। बहुत मजेदार लेक्चर बनने वाला है, स्टे ट्यून्ड। अरे बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम सिस्टम सिस्टम, एल्विश का सिस्टम। ओके, टाइप्स ऑफ सिस्टम कितने टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम में हमारे पास 3 टाइप आते हैं, जिसमें एल्विस का सिस्टम नहीं है, ठीक है। ये बिग बॉस वाला सिस्टम नहीं है, ये केमिस्ट्री वाला सिस्टम है। और इस सिस्टम के अंदर एक आता है ओपन सिस्टम, एक रहेगा क्लोज्ड सिस्टम और एक रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, चलो मीनिंग समझते हैं इसकी। बहुत बहुत सिंपल 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 टर्म्स हैं, ठीक है। घर की बातें, ये घर की बातों को हम लोग केमिस्ट्री के जरिए से समझ रहे हैं और कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है। देखो अब ओपन सिस्टम मतलब क्या है, जैसे मैंने आपसे कहा, ठीक है, कि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि आपने ना अपने कंटेनर रखा जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपने नीचे बर्नर स्टार्ट कर लिया, ओके। ऊपर आपने कोई ढक्कन नहीं रखा हुआ है, क्या होगा बच्चों, ये बर्नर से हीट इस कंटेनर में ट्रांसफर होगी, पानी गर्म होगा, ठीक है, उबलना शुरू करेगा और धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे ये पानी जो है आप देखोगे भाप बनेगी, ठीक है। अब भाप के अंदर क्या होता है, ये जो पानी के मॉलिक्यूल्स है वेपर में कन्वर्ट होंगे, जले जाएंगे और प्लस हीट एनर्जी भी लिबरेट कर देगा, ठीक है ना। तो ओपन सिस्टम के अंदर बेटा मास और एनर्जी, ठीक है, दोनों आती हैं, ठीक है। इसका मतलब कि मास जो है उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, कम ज़्यादा हो तो अपन बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, अभी तो हम लोग एग्जांपल कि तो मैं आपको समझा रही हूँ कि जैसे आपने रखा, ठीक है, तो पानी आप पूरा खुला कंटेनर है, तो क्या होगा, पानी उबलेगा उबलेगा, भाप निकलेगी, ठीक है। भाप निकलते निकले पानी की जो क्वांटिटी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब कि मास पे इम्पैक्ट आया, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट मास पे आया, मास कम होता जा रहा है और हीट एनर्जी जो है वो भी बाहर निकलती जा रही है, जिसकी वजह से उतना सराउंडिंग का टेम्परेचर जो होता है वो गर्म होता है। आपने देखा है किचन का टेम्परेचर, जब मम्मी खाना बनाती है ना उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, किचन का टेम्परेचर बाकी रूम के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, किचन में गर्मी लगती है। आज क्यों मम्मी ऐसे बोलती, मम्मी जब खाना बना के आती तो ये पसीने से लथपथ होती हैं, ठीक है, रोटियां सेक के आती तो पसीना निकलता है उनका, क्यों निकलता है, क्या रीज़न है, टेम्परेचर तो वही है। अब नॉर्मल रूम में बैठो और वहाँ पे भी एक ही बात है, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसलिए क्योंकि जब वो खाना बनता है तो वो जो बर्नर की जो हीट एनर्जी होती है वो सराउंडिंग में फैल जाती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हो जाता है ना। तो अगर हम पानी गर्म करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर और ज़्यादा राइज हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि हीट जो है वो भी निकल रही है और मास जो है वो भी निकल रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम। अच्छा बच्चों, अब अगर हम लोग इसके अंदर टर्म्स का, जैसा भी हमने देखा कि क्या क्या टर्म आते हैं, देखो ये कैसी बाउंड्री हो गई, ये हो गई हमारी रियल बाउंड्री, है ना। ओके, अब ये जो ऊपर रहेगा इसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी बाउंड्री। ओके, ये जो कंटेनर है, ठीक है, ये कंटेनर इन टर्म्स ऑफ रियल बाउंड्री तो है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कि प्रोसेस, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस, तो ये कौन से प्रोसेस में जाएगा, ये जाएगा हमारे पास, कौन से प्रोसेस में जाएगा, ठीक है, जाएगा हमारे पास डायथर्मिक प्रोसेस,
ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। मतलब हीट कैसा है? कंडक्टिंग। तो ये हो गया कंडक्टिंग प्रोसेस, समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इसके अंदर मास का भी क्या हुआ? मास भी एक्सचेंज हुआ। एक्सचेंज मतलब समझ गए, जैसे मैंने कहा पानी के मॉलिक्यूल्स उड़ जाएंगे वाटर वेपर बन के, ठीक है। और एनर्जी भी एक्सचेंज हुई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? दोनों चीजें एक्सचेंज हो रही हैं। क्लियर हुआ ये? इतना बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो ये सिस्टम, ये पूरा सराउंडिंग और कंडक्टिंग प्रोसेस हो रहा है। बात करते हैं क्लोज वेसल की। अब क्लोज वेसल मतलब क्या है? अब देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यही, ठीक है, यही बर्नर आपने लिया है, यहीं पे आपने कंटेनर रखा, वही पानी भर के, ठीक है। बट अभी आपने इस कंटेनर के ऊपर क्या किया? ढक्कन लगा दिया। क्या लगा दिया? ढक्कन लगा दिया। ये आ गई लिड इसकी, ठीक है। अब देखो बच्चा, जब लिड आती है, घर की बात है ना, अपन ये चीज़ घर पे करते हैं ना, ठीक है। जब हमें पानी बॉईल करना होता है, जब ठंडी आएंगी, ठीक, गर्म पानी बॉईल करना हो, लाइक पानी गर्म करना हो, तो समझो कि गीजर खराब हो गया, ठीक है। यहाँ जो रॉड मशीन आती है वो खराब हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? हमारे पास एक ही ऑप्शन है भाई, गैस पे पानी गर्म करो। तो पता है जब हम गैस पे पानी गर्म करते हैं तो हम वो ढक्कन लगा देते हैं, ठीक है। क्यों ढक्कन लगाते हैं? अब तुम सोचो, बहुत मैं घर की बातें कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ढक्कन लगा देते हैं, इसका मतलब क्या है कि पानी, भाई पानी कम नहीं हो जाए ना, बाप बन के पानी उड़ जाएगा, तो मैं नहाऊंगा कैसे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है? हम ढक्कन लगा देते हैं। अब खुद सोचो, पानी गर्म हो रहा है, मतलब कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, बट मास में प्रॉब्लम नहीं है ना, मास नहीं निकल रहा है क्योंकि हमने ऊपर ढक्कन लगा दिया। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है। ऐसा हो तो वीडियो पॉज करो, किचन में जाओ, ठीक है, करो ऐसे। इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स। क्या क्या टेंशन है? ये सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, कभी भी आप स्टडी को ऐसे समझोगे ना, अरे इतना पढ़ना, ये करना है, तो बहुत डिफिकल्ट होगा। बट यही सारी चीज़ों को आप अपने आसपास जो चीज़ जो हो रहा है ना, ठीक है, प्रोसेस उसका जब कनेक्ट करोगे ना, तो आपको ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगेंगी। मैंने अभी तक ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया बच्चों जिसमें आपको इमेजिन करना पड़े, अच्छा हाँ नहीं ऐसा ऐसा, ठीक है। ये सारी की सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो मम्मी घर में करती हैं, ओके, मम्मी के साथ समय बिताओ, आपका 80% केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, दावा है मेरा, ठीक है। ऐसा ही है, क्योंकि वही तो सारी चीज़ें, और तो क्या है, केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं पड़ता हमारी रेगुलर लाइफ, ठीक है, जो हम करते हैं। वेल आइए, तो क्या हुआ इसके अंदर? अब इसके अंदर ऐसा हो कि हमने जब लिड लगा दिया तो पानी बॉईल हो रहा है, ठीक है। अब अपने को पता है नॉर्मल, बचपन वाली अपन बात कर रहे हैं साइंस की, पानी बॉईल होगा, ठीक है, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स जब यहाँ पे आएंगे तो फिर कंडेंस हो जाएगा और फिर से पानी की बूंदे बन के नीचे गिरेंगे, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ है, वाटर साइकिल में कई बार ऐसे स्कूल में नीचे बताते थे बचपन में, वही तो चीज़ बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। तो हमने लिड लगा दिया, तो जब वेपर ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फिर कंडेंस हो जाएगा, पानी के ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर से नीचे की तरफ आके गिर जाएगा, तो मास बाहर गया ही नहीं ना। यस। तो क्लोज सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्लोज सिस्टम के अंदर जो मास एक्सचेंज है, जो मास एक्सचेंज है वो नहीं होता है, ठीक है, सॉरी, वो नहीं होता है। और एनर्जी, हाँ एनर्जी तो एक्सचेंज हुआ ना, पानी गर्म हुआ तो एनर्जी एक्सचेंज हुआ, उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, हीट एनर्जी। तो एनर्जी एक्सचेंज, हाँ जी बिल्कुल होता है, एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल होता है, ठीक है। अब देखो, अगर एनर्जी एक्सचेंज होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसकी बाउंड्रीज कैसी हो जाएगी? डायाथर्मिक, तभी तो एनर्जी एक्सचेंज हो पाई, वरना कहाँ से हो पाती, ठीक है। डायाथर्मिक बाउंड्री है, यहाँ डायाथर्मिक प्रोसेस चल रहा है, दैट मीन्स कंडक्टिंग बाउंड्रीज, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को? डन? बात समझ में आई? ओके। बाकी तो देखो रियल बाउंड्री तो है ही, ठीक है, यहाँ पे वो क्लियर हो गया। ओके। अब बात करते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। अब अगेन आइसोलेटेड इसका मतलब कि तन्हा, अकेला, ठीक है, वो सिस्टम जिसको दुनिया से घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो, ठीक है। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, मेरे को फर्क पड़ता है, बट मैं उस इंसान की बात कर रहा हूँ, आप लोग क्या करते हो मुझे फर्क पड़ता है भाई, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो सिस्टम जो, जैसे साधु संत होते हैं, ठीक है, उनको रियल साधु संत, ठीक है, हाँ समझ जाइए, ठीक है। तो उन लोगों को ना समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं, कोई कोई कुछ पता ही नहीं है। यहाँ तो वो आदिवासी जो होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, ठीक है, बाहर शहरी इलाके में क्या चल रहा है उनको पता नहीं, वो अपने ही जिंगा लेला हूँ वाली लाइफ में जीते हैं, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड सिस्टम वैसा ही है। आइसोलेटेड के अंदर एक मैंने वो थर्मास की बोतल ले ली, मिल्टन, ओके, जिसको हम थर्मास कहते हैं, थर्मूस, थर्मास, ठीक है। अभी बॉटल मैंने ले ली मिल्टन की,
अब समझो कि क्लोज सिस्टम में मैंने पानी वानी गर्म कर लिया ये पूरा, ठीक है, पानी पूरा गर्म कर लिया। अब ये पानी जो है मैं इसमें डाल देती हूँ, ठीक है, और ऊपर मैंने ढक्कन लगा दिया। अब ढक्कन लगा दिया तो ये इसको तो मैंने पहले बना दिया क्लोज सिस्टम, तो इतना तो क्लियर है कि सिस्टम कैसा बन गया है, क्लोज बन गया है, ठीक है। अब ये क्या है, थर्मोस है, इसका मतलब कि हीट एनर्जी, मैंने क्या बोला, आइसोलेट, इसका मतलब क्या होता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वातावरण में क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि जब मैंने इसको यहाँ पे डाला, ठीक है, तो क्या अब इसमें से भाप निकलेगी, मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब इंसुलेटिंग, इंसुलेटिंग का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये हीट को एक्सचेंज नहीं करेगा। अब हीट तो वैसे एक्सचेंज नहीं हो रहा है, अच्छा मास का तो चांसेस ही नहीं एक्सचेंज होने का यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लिए ये जो होता है ये ना ही मास को एक्सचेंज करता है, ठीक है, और ना ही एनर्जी को। देखो हीट का मतलब लाइक एनर्जी हम यूज कर रहे हैं वर्ड, ठीक है, हीट इट डिस्टर्ब, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, एक ही हीट की एनर्जी नहीं आती, देयर आर लॉट्स ऑफ एनर्जीज, वी नो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पे ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है ना ही मास एक्सचेंज हो रहा है, जो भी है वो उस थर्मास के अंदर वो जो गर्म पानी है वो गर्म का गर्म ही रहेगा, 6 7 8 9 घंटे गर्म ही रहेगा वो, उसमें कुछ नहीं होने वाला है। जितनी क्वांटिटी हमने पानी की उस थर्मास में डाली वो उतनी की उतनी रहेगी, गर्म का गर्म भी रहेगा, मतलब कि ना मास में चेंज हुआ ना ही एनर्जी में चेंज हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। अब आप खुद सोचो, तो ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री कौन सी बाउंड्री होगी, सीधी सी बात है, ठीक है, ये बाउंड्री होगी एडियाबैटिक, मतलब कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस चल रहा है या एडियाबैटिक बाउंड्री है ये, ठीक है। एडियाबैटिक मतलब कि इंसुलेटिंग, ठीक है, वो हीट एक्सचेंज नहीं कर रही है। समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अब जब एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, हीट एक्सचेंज नहीं होता है, इसका मतलब कि डेल्टा क्यू, चेंज इन हीट इज 0, हो ही नहीं रही है ना, तो चेंज इन हीट क्या होगा, नथिंग, 0, सिंपल। ओके, इतना क्लियर हुआ बच्चों। तो वी हैव द 3 सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल्स, ओके, ताकि आप इन चीज़ों को समझ पाओ, ठीक है। अपने घर घर के एग्जांपल ही लेकर मैंने एक्सचेंज का बताया है कि कैसे होता है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ मुझे बतानी थी, हाँ, ठीक है। अब इसमें है ना, मेरे को एक और चीज़ बतानी है, वो ये है कि हम जो ये एनर्जी एनर्जी लिख रहे हैं ना, ये एनर्जी हुआ, ये एनर्जी हुआ, तो बच्चों एक चीज़ याद करना, ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी यहाँ पे हम लोग 2 तरीके से बात करेंगे एनर्जीज को। एक बात करेंगे हम लोग हीट के तौर पे, और एक बात करेंगे हम लोग वर्क के तौर पे, ठीक है। वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगेन लोअर क्लासेस में आ जाओ थोड़ा सा, ठीक है। लोअर क्लासेस में जैसे पावर होता था, तो पावर पे अपन क्या बोलते थे, वर्क डन अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। अच्छा, अपन ने 9th ग्रेड में, ठीक है, 9th ग्रेड में चैप्टर देखा था हम लोगों ने, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हमने देखा था। तो आपको पता होगा, अगर जिसका थोड़ा सा अभी शार्प दिमाग है उसको अगर याद है हमने 9th में क्या किया था, ठीक है। तो उसके अंदर ना जैसे एनर्जीज होती है, काइनेटिक एनर्जी पे कौन गाड़ी कितनी मोशन में है, ठीक है, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर किया इसका मतलब ये है कि कितना उसने काम किया। तो एनर्जी इज नथिंग बट द वर्क डन। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एनर्जी को हम 2 में बताएंगे, हीट एनर्जी बताएंगे, वर्क डन बताएंगे, दोनों में, ये 2 टाइप के अपन एनर्जीज को काउंट करेंगे। वर्क डन और हीट कब आएगा वो आगे पूरा लेक्चर आता जाएगा, टेंशन मत लेना, वो अपन डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है, जैसे एग्जाम्पल लूँ मैं अगर, ठीक है, अब आपने ऐसे पुरानी गाड़ियाँ देखी हैं, ऐसे स्टीम इंजन के बारे में सुना हो आपने, ठीक है। तो क्या होता है, अपन कोल डालते हैं, कोल में से स्टीम निकलता है, स्टीम में से वो पिस्टन जो है उसको धक्का मारता है, वो पिस्टन आगे आगे चलता है, ठीक है। पिस्टन यूं 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 पूरा रोटेट करता है, जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ पिस्टन, ठीक है। तो पिस्टन जो है वो करेगा, और वो जो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो मैंने स्टीम इंजन कहा, ठीक है, वो जो होगा, तो वो जो गाड़ी होगी वो आगे चलेगी, तो पिस्टन की मदद से वो आगे चल रही है, पिस्टन उसको पुश कर रहा है, ठीक है। क्यों पुश कर रहा है, क्योंकि इसमें से हीट जो निकल रही है, ठीक है, वो उसको धक्का दे रही है। ओके, तो ये जो हमारे स्टीम इंजन बने थे, स्टीम रेलवेज बने थे, ठीक है, ये सब जो था वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ही है, कोई नई बात नहीं है। ओके, दीज आर द कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर लागू किए गए थे। तो इसके लिए अब वहाँ पे क्या हुआ, चलो मेरा जो बताएंगे सोर्स है वो ये है कि भाई पिस्टन पिस्टन इज नथिंग बट द वर्क डन, ठीक है, वर्क डन हो रहा है बिकॉज ऑफ द हीट एनर्जी, ठीक है। और वो हीट एनर्जी इट कुड बी, अब वो सिस्टम अलग अलग है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे पास एनर्जी 2 टाइप कहेंगे, हीट एनर्जी और वर्क, ठीक है। इस तरीके से आएगा जो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ इतना आपको क्लियर हो गया ना, ठीक है। कुछ नोट डाउन करना है कर लीजिए, फिर हम आगे और नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।
ना बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अभी जस्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ सिस्टम, जिसके अंदर हमने ओपन क्लोज नेस्टेड सिस्टम देखा, ठीक है। अब ये तो क्लियर होगा कि ये सिस्टम में जब भी हमने पानी रखा था तो हमने क्या बताया अभी कि ओपन सिस्टम के अंदर एनर्जी भी एक्सचेंज होगी तो मास भी एक्सचेंज होगा, ठीक है। मतलब कि वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। ओके, जब हमने देखा क्लोज सिस्टम के अंदर तो वॉल्यूम तो उतना का उतना ही रहता है, मास उतना का उतना ही रह रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। तो ये सारे सिस्टम्स हैं। अब इन सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए वी नीड सम प्रॉपर्टीज। बात समझ में आई? ठीक है, इन सिस्टम्स को डिफाइन करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है जो बदलती रहती है, नो डाउट। बट इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। इसके लिए थर्मोडायनामिक्स के अंदर इन प्रॉपर्टीज का होना या इनका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप समझ जाओगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, फिर मैं इसका डेफिनेशन वगैरह आपको बता देती हूँ। ओके, प्रॉपर्टीज जैसे बात करते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज होती है ना। एसटीपी अपन बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। तो ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज होती ही हैं जो हमें देखनी ही होती है। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है, ठीक है, विस्कोसिटी, एनर्जी, डेंसिटी, ये सारी सारी चीज प्रॉपर्टीज आती हैं। तो स्टेट फंक्शन में अपन क्या बोलते हैं? स्टेट फंक्शन में कहते हैं हम किसी भी सिस्टम को तभी डिफाइन कर पाएंगे, मैं रिपीट कर रही हूँ, हम किसी भी सिस्टम को तभी डिफाइन कर पाएंगे जब उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है, मतलब कि जो स्टेट फंक्शंस हैं, जो स्टेट वेरिएबल्स है, उनकी वैल्यू फिक्स होगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ओके, आइए देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रेशर मान के चलती हूँ। हम लोग अब ये ना प्रेशर ले रहे हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm, ओके, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना अपन लेके चल रहे हैं। अब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ये टेम्परेचर मैंने ये प्रेशर मैंने फिक्स कर लिया। अब अगर मैं टेम्परेचर ले रही हूँ, अगर मैं टेम्परेचर ले रही हूँ H2O मॉलिक्यूल्स का, मैं इसमें कुछ डिफाइन नहीं करूँ, मैं कह रही हूँ H2O मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। तो अगर मैंने टेम्परेचर लेस देन 273 केल्विन लिया, दैट मीन्स कि 0 डिग्री सेल्सियस ना, सीधी सी बात है, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल 273 या लेस देन 273 केल्विन ले रही हूँ, दैट मीन्स लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस। अब मुझे बताओ ये H2O मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में आपको मिलेंगे? सही पहचाना, सॉलिड स्टेट मिलेंगे, आइस, स्नो, यही फॉर्म रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि H2O के मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे सॉलिड स्टेट में। बात क्लियर हुई? ओके, अब अगर मैं टेम्परेचर लेती हूँ इन्हीं H2O मॉलिक्यूल्स का, मैं टेम्परेचर लेती हूँ बिटवीन ओके 273 to 373 केल्विन, ठीक है। इसका मतलब कि 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर मैं ले रही हूँ, तो अब आप मुझे बताओ, अब H2O मॉलिक्यूल का स्टेट क्या होगा? लिक्विड, सीधी सी बात है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? लिक्विड। अब अगर मैंने टेम्परेचर मोर देन 373 केल्विन लिया, मतलब कि मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस लिया, ठीक है, तब H2O मॉलिक्यूल्स का स्टेट क्या हो जाएगा? गैसियस फॉर्म, वेपोराइजेशन के हिसाब से गैसियस फॉर्म। तो अभी आप देखो, H2O मॉलिक्यूल्स तो वही है ना, कंपाउंड तो वही है, बट इसका स्टेट बदलता जा रहा है अलग अलग टेम्परेचर की वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मैं कभी आपको बोलूँ कि भाई टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि H2O मॉलिक्यूल का स्टेट क्या होगा? फिक्स्ड वैल्यू मैंने बता दिया टेम्परेचर का, फिक्स वैल्यू मैंने बता दिया प्रेशर का। अब बोलोगे मैम अब H2O मॉलिक्यूल का जो स्टेट होगा वो सॉलिड स्टेट होगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो मैंने आपको हल्के से एग्जाम्पल के तो समझाने की कोशिश करूँ कि स्टेट फंक्शन क्यों ज़रूरी है। अब आप खुद सोच दो कि हम जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एम तो नहीं लेते, वी नीड कि उनका स्टेट फंक्शन कैसा है ना, हमें ज़रूरत है, क्योंकि उसी हिसाब से आप रिएक्शन करवाओगे, उसी हिसाब से आपके कंपाउंड का आगे फॉर्मेशन बनेगा। तो इसके लिए स्टेट फंक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ सबको पता चलता है कि भैया इसकी विस्कोसिटी इतनी है, इसका टेम्परेचर इतना है, इसका डेंसिटी इतना, ये सब इतना है। अरे आप बाकी सब छोड़ दो, आज ना अभी आप जिस भी टाइम आप मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आपके घर पे दूध आया हो ना, स्पेशली अमूल का दूध या कोई भी प्रोडक्ट ना पैकेजिंग वाला, आप वो पैकेजिंग वाला दूध का थैली लेना, ठीक है, उसके पीछे आपको सब लिखा होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, विस्कोसिटी, डेंसिटी, सब लिखा होता है। क्यों लिखा होता है?
क्या जरूरत है उनको लिखने की, क्योंकि वो उस चीज़ पे अपन तो पी लेते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली अगर हम देखें तो वो उस चीज़ पे बताते हैं हम लोगों को, वो हमें बताते हैं कि भाई ये इसका स्टेट फंक्शन आता है, इस टेम्परेचर पे ही रहेगा ये, ठीक है, इस टेम्परेचर पे इसका डेंसिटी वगैरह सब ये है, मतलब कि ये इसका स्टेट फंक्शन है, ये इस प्रॉपर्टीज के आधार पे फंक्शन करेगा। बात समझ में आई? देखो बेटा, जैसे कि ये कोकोनट ऑयल है, ठीक है, अब मैं आपको हल्का सा जस्ट एग्जांपल बता दूं तो आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, आई होप आप देख पा रहे होंगे, स्टोर इन कूल ड्राई एंड हाइजेनिक प्लेस, प्योर कोकोनट ऑयल में फ्रीज बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या बोल रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर में वो फ्रीज हो सकता है, होता ही है ना, अपन को देख अभी ठंडी आएंगी तो अब देखना कि कोकोनट ऑयल फ्रीज हो जाता है। दैट मीन्स कि 25 डिग्री सेल्सियस पे इसका स्टेट कैसा है, लिक्विड स्टेट है। बिलो 25 डिग्री सेल्सियस का स्टेट कैसा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, मतलब कि सॉलिडिफिकेशन में आ जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये तो खैर नॉर्मल अपन घर का एडिबल ऑयल होता है ये वो, बट अगर आप मेडिसिन पे ये चीज़ देखेंगे ना तो देखो मेडिसिन में तो उनको बहुत सी चीज़ें लिखनी पड़ती है ताकि लोगों को पता चले, लाइक कभी कोई उनके ऊपर केस वेस ना कर ले, ठीक है, कुछ हो जाए तो ये तो मैंने आपको हल्का सा एक एग्जाम्पल बता दिया। तो इस तरीके से हम लोगों को किसी भी, ठीक है, किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का व्हाट्सएवर, वी नीड द प्रॉपर्टीज, ताकि हम उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इसके सिस्टम को, स्टेट को जस्टिफाई कर पाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अभी आपको समझ में आ चुका है कि स्टेट फंक्शंस की इंपॉर्टेंस क्या है। मैं नहीं बोलूँ, मैंने समझा दिया, बट स्टेट फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। अब ये है क्या, तो देखो बेटा, एक सिस्टम को हम लोग एक पर्टिकुलर स्टेट में जब डिफाइन करेंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट में जब हम डिफाइन करेंगे तो हम डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन द फिक्स्ड मेजरेबल प्रॉपर्टीज या फिक्स्ड वैल्यूज ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उनकी बेसिस पर। और ठीक है, इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसी सिस्टम को हम क्या कहेंगे, थर्मोडायनामिक सिस्टम। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, तो अगर हमें स्टेट फंक्शन को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करें, तो सिंपल सी बात है, द फैक्टर्स और प्रॉपर्टीज which are necessary to define any state is called state function. Okay, it's called state function. समझ में आया? ओके, अब ये स्टेट फंक्शन में क्या है, देखिए, अब बेसिकली कोई मैटर नहीं करता है कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ना दो, एक तो स्टेट फंक्शन हुआ, चलो अब एक चीज़ मैं इसमें साथ में ले लूँ, एक तो स्टेट फंक्शन हुआ, अब उसके अलावा हमारे पास एक और आता है पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और क्या आता है, पाथ फंक्शन, ठीक है। अब स्टेट फंक्शन में ना बेटा हम लोगों को कोई ज़रूरी नहीं है कि पाथ कैसे गया, ठीक है, डिस्टेंस कैसे ट्रैवल हुआ, ये मैटर नहीं है। ओके, लाइक जैसे कि मेरा एक कंपाउंड है, ठीक है, चलो ना मैं वाटर ले लेती हूँ, ठीक है, क्या इतना आपको झंझट करवाऊँ। वाटर है, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर जो है, आई वुड से कि उसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और आपको इसको कन्वर्ट करना है 70 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। तो अब बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस पे जब आप जा रहे हो तो मुझे इनिशियल देखना है क्या है और फाइनल देखना है क्या है, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल इज नथिंग बट द वैल्यू, ओके, द वैल्यू बिटवीन द फाइनल स्टेट एंड द इनिशियल स्टेट। अब आपने 0 से लेकर 70 कैसे किया वो मेरा मैटर नहीं है, समझ लो। आपको ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे जाना है तो आप लिफ्ट का भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आप स्टेयर्स का भी यूज कर सकते हो, आप बाहर के वो नहीं, रोमियो जाते हैं अपनी जूलियट की तरफ, ठीक है, रस्सी से, ठीक है, नीचे से ऊपर यूँ रस्सी से पकड़ 10th फ्लोर पे जा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम ग्राउंड फ्लोर पे थे, तुम 10th फ्लोर पे गए, ठीक है, इतना ही मैटर करता है, उसके अलावा कोई मैटर नहीं करता। फिजिक्स में पता है हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपन बोलते थे द फाइनल पोजीशन एंड द इनिशियल पोजीशन, ठीक है, कि फाइनल वो बंदा कहाँ पर है,
निकला कहाँ से था, पहुंचा कहाँ पे, हमें से वो मैटर करता है, ठीक है। वो कितने रास्ते लेके निकला है उससे अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिमिलरली स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स, अब आपको क्लियर होगा ना स्टेट वेरिएबल्स क्या है, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज जो स्टेट को डिफाइन करती है, जो बदलती रहती है। जैसे टेम्परेचर हमें बदलता रह रहा है, बट हर एक बदलते हुए टेम्परेचर पे हमें अलग अलग स्टेट मिल रहा है। पॉइंट क्लियर हो गई ना आपको, ठीक है। ओके, तो वो स्टेट फंक्शंस जो होते हैं वो ये करेंगे कि भाई टेम्परेचर चेंज हुआ, जिसमें यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। टेम्परेचर चेंज हुआ तो आपको सिर्फ इतना है कि सॉलिड से लिक्विड में चला गया, लिक्विड से गैस में चला गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। इसके आगे ये मैंने कैसे किया उसमें आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। मैंने गैस पे रख दिया, मैंने कैंडल से उसको गर्म किया, या उसने सनलाइट वाली हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल स्टेट क्या था उसका, फाइनल स्टेट क्या है, इसके बीच का डिफरेंस देख लो, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पे था जब मैंने देखा था, अभी 70 डिग्री सेल्सियस पे गैप आया 70 डिग्री सेल्सियस का, इतना आपको मैटर करता है। ये 70 तक कैसे पहुंचा उसमें आपको मैटर नहीं करता है। तो स्टेट फंक्शन ओनली डिपेंड्स ऑन द वैल्यूज, ओके, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ पे उसको मैटर नहीं करता है। तो पाथ फंक्शन उसको बोलेंगे जो पाथ से मैटर करेगा, ठीक है। राइट में गए, लेफ्ट में गए, कहाँ पे गए, क्या नहीं गए, ठीक है, वो मैटर करेगा, ठीक है। अब जैसे वो रोमियो ऊपर की तरफ पहुंचा है जूलियट के पास, ठीक है, तो जूलियट हाय हाय तुम यहाँ पे कहाँ से आ गए, तो बोलेगा मैं तो नीचे से रस्सी से, तो उसने पाथ पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आ गए, ठीक है। और जो नीचे उसका दोस्त होगा उसको बस पहुंच गया ना 10th फ्लोर तक, बात खत्म हो गई, उड़ते बुड़ते नीचे भटकते जो भी हुआ बस पहुंच गया ना, ठीक है। तो इस तरीके की बात है। आई होप आई एम डैम क्लियर विद द स्टेट फंक्शंस एंड स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। देखो बच्चों, तो अभी हम लोगों ने स्टेट फंक्शन देख लिया, ठीक है। अब ये स्टेट फंक्शन चेंज हो रहा है ना, 0 डिग्री सेल्सियस 70 डिग्री सेल्सियस पे गया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, ठीक है। तो ये चेंजेस के टाइप के प्रोसेसेस को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है। हर बार टेम्परेचर तो बदलता नहीं रहेगा, कभी प्रेशर बदल सकता है, कभी वॉल्यूम बदल सकता है, कभी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, कभी प्रेशर कांस्टेंट होगा, बस समझ में आई, ठीक है। तो एक चीज़ कांस्टेंट होगी, एक चीज़ बदलती जाएगी। द पॉइंट इज दैट बेटा, देखो मेन चीज़ हमारे पास आती है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। ये 3 मेन है, ठीक है। ये पिलर्स हैं किसी भी थर्मोडायनामिक सिस्टम के लिए। अब इनके बेसिस पे है ना, इनके बेसिस पे आप कोई भी सब्सटेंस की डेंसिटी, एनर्जी, विस्कोसिटी, कॉन्सेंट्रेशन सब कुछ डिफाइन कर सकते हो। बात समझ में आई। देखो जैसे बर्फ है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट पानी, ठीक है। टेम्परेचर में चेंज आया, टेम्परेचर में चेंज आया तो उसकी डेंसिटी में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, आप बताओ, आएगा ना। अच्छा एक और एग्जाम्पल, बहुत सिंपल वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। किचन में कभी तो गए होंगे, कुछ तो पता होगा किचन के बारे में, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कि थर्मोडायनामिक्स इज नथिंग बट द घरेलू चैप्टर, ठीक है। घर की चीज़ों पे फोकस करो, आपको समझ में आएगा। ऑयल होता है ना, ऑयल, ठीक है। ऑयल जब डब्बे में होता है तो आप उसको टच करो आपको थिक लगेगा, ठीक है। चुप्पू 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 लगता है ना, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है। अब जब मम्मी कढ़ाई में उस ऑयल को, जैसे आप समझना, आप देखना, ठीक है, मम्मी के सामने बताओ, मेरे को करके तो बताओ, लाइक आप अभी छोटे हो ना, तो मैं ऐसा बोल नहीं सकती कि आप खुद गैस ऑन करना, कुछ काम वाम कर लो तो अब मैं गई काम से, ठीक है। तो जैसे कि आप मम्मी को, मम्मी 2 टेबल स्पून कढ़ाई में डालो। अभी कढ़ाई को सिंपल गैस पे रखानी है, ठीक है। कढ़ाई लिए, उस पर 2 टेबल स्पून मम्मी ने डाले, तब ना आप उसका एरिया देख लेना कि वो 2 टेबल स्पून कितना एरिया कवर कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको गैस पे रखना, बर्नर पे रखना, जस्ट गिव 1 मिनट और 2 मिनट, कढ़ाई गर्म होना शुरू हो जाएगी। फिर आप देखना वो ऑयल जो है ना वो कितना एरिया कवर कर रहा है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे उसने हीट ली, टेम्परेचर राइज हुआ, ठीक है, उसके वॉल्यूम में वैसे तो ना, वैसे है तो 2 स्पून ही नो डाउट, ठीक है, बट वो आपको एरिया ज़्यादा उसमें दिखेगा ना, उसकी विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब ना अगर आप उसको टच करोगे ना, भाई घर में टच मत करना, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल दे रही हूँ, आपको देख के पता चल जाएगा, ठीक है। तो आप जिसको टच करो तो उसके अंदर चिपचिपापन जो है ना वो पहले वाले से कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी, बात समझ में। तो आपको लिटरली लगेगा कि ऑयल तो भाई बहुत हल्का हल्का हो गया, ऐसे बहुत हल्का हल्का हो गया, पहले यूँ चिपकू वाला लग रहा था, अब नहीं लग रहा है, देख के नहीं लग रहा है। क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ, विस्कोसिटी में चेंज आया ऑयल का, घर की बात बता रही हूँ मैं, ये चीज़ होती है, ठीक है। तो वही चीज़ बता रही हूँ मैं आपको। तो बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं अगर हम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कुछ भी चेंज करते हैं। तो कब किसको चेंज करेंगे या किसको कांस्टेंट रखेंगे और उस प्रोसेस का नाम क्या होगा उसको अपन देखने वाले हैं। तो आइए अब देखते हैं हम लोग देखते हैं थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, यहाँ तो टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस, ठीक है। जैसे कि पहला
प्यार है, ठीक है। पहला अपन कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? आइसोथर्मल, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, ठीक है। तो वो प्रोसेस जहां पे आप टेम्परेचर क्या कर रहे हो? कांस्टेंट रख रहे हो, मतलब कि चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? जीरो। तो जब आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर अगर आपके स्टेट में, आपके कंपाउंड में, ठीक है, अगर उसका स्टेट चेंज हो रहा है तब उस प्रोसेस को हम कहेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, वॉल्यूम कुड बी चेंज, ठीक है, प्रेशर कुड बी चेंज। आया समझ में? फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट अपन कहते हैं आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। अब देखो, आइसो मतलब सेम, बार में मतलब किसका यूनिट है? जल्दी बोलो जल्दी। यस, प्रेशर का, ठीक है। तो बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो किसको कांस्टेंट रखना है अपन? प्रेशर को। तो डेल्टा पी क्या हो गया भैया? जीरो, मतलब कि एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो, मैं आपको एक चीज बताऊं, 99% जो रिएक्शंस होते हैं केमिस्ट्री के अंदर वो आइसोबैरिक के ऊपर ज्यादा होते हैं। चलो एक और घर का एग्जांपल देती हूँ मैं। मम्मी क्या करती हैं, जब खाना पकाती है, स्पेशली जब सब्जी पकाती है कुकर के अंदर, है ना, तो कुकर में उन्होंने सब्जी डाल दी, सब कर लिया, ऊपर क्या ढक्कन लगा दिया। ढक्कन मतलब कि प्रेशर, इसको हम बोलते हैं प्रेशर कुकर, तो बोलते हैं ना अपन, ठीक है। तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या हो गया? डिफाइन हो गया। नीचे क्या दे रहे हैं अपन? टेम्परेचर, प्रेशर क्या कांस्टेंट है, आपने ढक्कन लगा दिया, प्रेशर कांस्टेंट आया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया। आप क्या कर रहे हो? नीचे की तरफ हीट दे रहे हो, मतलब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, ठीक है। अंदर वॉल्यूम भी, मात्रा आगे पीछे चेंज होती रहेगी, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने प्रेशर किसको रखा है? कांस्टेंट रखा है। जनरली हमारे पास ऐसा ही होता है, ठीक है। अब के सामने भी और बहुत सारे एग्जांपल आएंगे, आप खुद ही डिफाइन कर सकते हो उसको, ठीक है। तो हम लोग प्रेशर को ज़्यादातर कांस्टेंट रखते हैं, बाकी वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होता रहता है। देखो, कोई भी रिएक्शन ना टेम्परेचर चेंज किए बगैर तो होता ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि स्टेट, अपन बचपन की बातें सोचे, तुम्हें पता है कि टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर को इतना कांस्टेंट रखना पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, प्रेशर को अपन रखते हैं। ओके, चलो फिर हम बात करते हैं तीसरे की। तीसरा होगा हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेसेस, ठीक है। ये सारे नाम बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आगे जाकर जब आपके पास आएगा ना स्टेटमेंट्स के अंदर, ओके, कि दिस इज द आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आपको समझ आना चाहिए टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाले जो आगे हम रिएक्शंस करेंगे, प्रोसेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उस दौरान आपको ये सारे टर्म्स सुनने को आएंगे जो मैं भी आपको सुनाऊंगी। तो इसके लिए पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। अब अगेन, आइसो मतलब समानता, कोरिक मतलब, अब इसको थोड़ा याद कर लेना, वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? वॉल्यूम क्या है? सेम, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। जैसे आपने पानी रखते हो, पानी रखा आपने गर्म करने के लिए, ऊपर ढक्कन लगा दिया, ठीक है। तो जो भाप बन रही है उसको कहीं से भी निकलने का रास्ता है ही नहीं, तो वो फिर से कंडेंस होकर पानी के ड्रॉपलेट के फॉर्म में नीचे पानी के अंदर आ ही जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कैसा हो रहा है? कांस्टेंट, कुछ भी चेंज नहीं आया वॉल्यूम के अंदर, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं सेम वॉल्यूम, दैट मीन्स डेल्टा V इक्वल टू जीरो। और एक और प्रोसेस है, यहाँ लिख दूँ, इसको हम कहते हैं एडियाबैटिक। हालांकि मैंने ये आपको पहले बता दिया है, एडियाबैटिक, ओके, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर प्रोसेस in which no heat is exchange, ठीक है। यहाँ पे हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रही है, तो डेल्टा Q इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। चेंज ऑफ हीट क्या हो जाएगा? जीरो, मतलब कि ना हीट अंदर ली जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही है, ना ही हीट जो है वो बाहर छोड़ी जा रही है। मैंने आपको बताया था ना अबाउट थर्मास का, मैंने मिल्टन का एग्जाम्पल दिया था ना आगे, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जहाँ पर अपन बात करेंगे इंसुलेटिंग सब्सटेंस की, ठीक है। वो ना हीट बाहर लीक करेगा, ना ही हीट को अंदर एब्जॉर्ब करेगा, तो एडियाबैटिक। बात समझ में आई? तो वी हैव दिस 4 प्रोसेसेस, ओके, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये सारे हैं थर्मोडायनामिक के प्रोसेसेस।
सो बच्चों आई होप यहाँ तक वो क्लियर हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे जहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, वर्क एंड हीट। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम एनर्जी एक्सचेंज की बात करते हैं ना, ठीक है, तो हमने कहा था कि आइसोलेटेड है या तो अपना ओपन सिस्टम हो गया, क्लोज सिस्टम हो गया, उसके अंदर मास एक्सचेंज हो रहा था, किसी में हीट एक्सचेंज हो रहा था। तो हीट दो टाइप की रहेगी, एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, तो एनर्जी एक्सचेंज दो टाइप का रहेगा, एक हीट के फॉर्म में रहेगा और एक वर्क डन के फॉर्म में रहेगा। तो अब ना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको ये बताऊंगी कि हीट किसको कहेंगे, वर्क डन किसको कहेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। ठीक है, और एक दो प्रोसेस की बात करनी है। उसके बाद हम लोग आगे मेन टॉपिक एंट्रोपी एंथैल्पी, जहाँ पे मेन पूरा चैप्टर का वो बेस करा है ना कि एंट्रोपी एंथैल्पी, ठीक है, ये बड़े बड़े भारी भरकम शब्द वो देखेंगे हम लोग। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसके लिए थोड़ा सा कम टाइम लगा, और बस मुझे थोड़ा मीनिंग बता था कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग कुछ नोट्स भी बनाएंगे, तो रेडी रहिएगा नोटबुक के साथ, पेन के साथ, किताब के साथ। ठीक है, जो बोलती जाऊंगी वो किताब में भी देखते जाना कि क्या क्या चीज़ें आपके पास कनेक्टेड है। ठीक है बच्चों, तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।